Because urea can be chemically synthesized also in the factory, जो आप खेतों में यूज करते हैं. ओके, एंड द सेम. मॉर्निंग सर हमको 10 मिनट लेट हो गए, मेरी तबीयत खराब थी सर, नींद नहीं टूटी थी सिमरन ने साहब. ओके, रुको, रिकॉर्डिंग पॉज कर. ओके, so urea is synthesized in factory also by chemical process. So, and the urea which is synthesized in your body in hepatocytes, okay, it is the biosynthesis of urea, biological synthesis. इसीलिए जब यूरिया की सिंथेसिस आप लिखोगे टर्म, तो आप उसको डिफाइन करोगे बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया. अगर सिर्फ लिख दोगे सिंथेसिस ऑफ यूरिया तो वो गलत, फिर गलत नहीं मतलब फिर वहां पर क्वेश्चन हो जाएगा, केमिकल सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस. ओके, तो biological synthesis of urea is happening in hepatocytes. ओके, और लिपिड का क्या होगा? बायोसिंथेसिस की सिंथेसिस. लिपिड का आप दोनों लिख सकते हो, सिंथेसिस भी बायोसिंथेसिस भी, क्योंकि लिपिड का हमेशा सिंथेसिस बायोसिंथेसिस ही होगा. ओके, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में ही होता है, फैक्ट्री में लिपिड नहीं बना सकते हो आप. ओके, बाय केमिकल प्रोसेस. दो एसाइल कार्बन को जोड़ना, दो एसाइल ग्रुप को जोड़ना इज नॉट पॉसिबल इन द लेबोरेटरी. ये एंजाइमेटिकली ही होगा in the biological system. So you can write both ways, synthesis of fatty acid या biosynthesis, एक ही बात है, लेकिन यूरिया के संदर्भ में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे. ओके, तो हो पाई कि आप लोग कुछ समझे हो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स. समझ में आया बच्चों आपको ये प्रोसेस? और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? सबसे इंपॉर्टेंट है इस एंजाइम का स्ट्रक्चर समझना. पहले कौन कौन से डोमेन है इस एंजाइम, फंक्शनल डोमेन्स, स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शनल डोमेन्स क्या क्या है. अगर वो आप समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. ठीक है, सो सी. How many domains are present in this enzyme? Fas1, fatty acid synthase. 7 domains are present. 7 functional domains. Okay. Out of these 7 functional domains, 6 are enzymes. 6 एंजाइम है और एक कैरियर प्रोटीन है. क्या है? किसका कैरियर प्रोटीन है? एसाइल कैरियर प्रोटीन है. टोटल इसमें टोटल है 7. इस 7 में 6 एंजाइमेटिक डोमेन्स है जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, और एक डोमेन जो है वो एसाइल ग्रुप को कैरी कर रहा है. ओके, कितना समझ में आया? यस सर. ओके, अब देखिए 6 एंजाइम कौन कौन से हैं. ये दिख रहा है आपको FAS1 का डोमेन्स in different colors. Can you? यस. Okay. See, first one is जो एंजाइमेटिक नहीं है, ACP डोमेन, एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन. सेकेंड वन इज KR डोमेन. ठीक, ER डोमेन, DH डोमेन, KS डोमेन एंड मैट डोमेन. तो ये 6 डोमेन इसमें दिख रहे हैं.
एक है टीई डोमेन, ठीक है। टीई डोमेन टर्मिनल स्टोरेज एक्टिविटी होती है, तो वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। लास्ट में जब पामीटेट का सिंथेसिस हो जाता है, पामीटेट इज 6 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड, very common fatty acid. And this fatty acid is the precursor of the synthesis of longer chain, even longer chain fatty acids and other lipid biomolecules. Okay, this 16 carbon fatty acid name is palmitate. 18 कार्बन फैटी एसिड जो है उसका नाम है स्टीरिएट। ओके, और इसी 18 कार्बन में एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, देन द नेम इज ओलिएट। ओके, so in your body adipose tissue, in adipose, you know that in adipose tissue fats are stored. Yes. And the location of adipose tissue is 4 layers beneath the skin. Okay, skin भी एक लेयर है तो 3 layers beneath the skin, ठीक है। तो that is the location of adipose tissue. और एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड होते हैं। एडिपोज टिश्यू में फैट की सिंथेसिस भी होती है। इवन ऑलमोस्ट सारे सेल्स में, आपके बॉडी के सारे सेल्स में फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आरबीसी में नहीं होगा, डिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में भी नहीं होता है फैटी एसिड सिंथेसिस, क्योंकि वहां पर एंजाइम फास1 कॉम्प्लेक्स जो है स्केलेटल मसल में, यह एंजाइम एक्सप्रेस नहीं होता है। सो दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन स्केलेटल मसल, तो उस वहां भी फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होते, ठीक है। लेकिन बाकी सेल्स में फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहे हैं। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ओके, और फैटी एसिड का ब्रेक डाउन यानी बीटा ऑक्सीडेशन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बीटा ऑक्सीडेशन भी आएगा। ये दोनों एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट। साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट में फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में डिग्रेडेशन होता है। फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनने के लिए एक बाइकार्बोनेट का उसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो एक CO2 आ गया एक्टिवेटेड फॉर्म में, इट इज ज्वाइंड इन दैट एसिटाइल ग्रुप, एंड नाउ दैट एसिटाइल ग्रुप हैज बिकम द मेलोनिल ग्रुप, ठीक है। लेकिन मेलोनिल के बाद, ओके, आफ्टर मेलोनिल, आपको याद हो मेलोनिल का अगर सिंथेसिस, तो मेलोनिल के सिंथेसिस में तो क्या लगा था? बाइकार्बोनेट एज ए वन सबस्ट्रेट और एक एटीपी, ठीक। लेकिन मेलोनिल के बाद आगे क्या होना है? अब रिडक्शन होता है, को याद होगा, पहले कंडेंसेशन मेलोनिल का एसिटाइल ग्रुप के साथ, उसके बाद रिडक्शन। 2 स्टेप रिडक्शन के होते हैं, कंडेंसेशन, रिडक्शन, देन डिहाइड्रेशन, देन अगेन रिडक्शन, फिर रिडक्शन के बाद ट्रांसफर। तो रिडक्शन 2 बार हो रहा है। दोनों रिडक्शन इवेंट में इसका एजेंट जो है, इलेक्ट्रॉन गिवर जो है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, जो रिड्यूस करने वाला है एजेंट है, उसका नाम है NADP, ठीक। NADPH, सॉरी, वो तो रिड्यूस होने के बाद NADP प्लस बनेगा, NADPH। तो आपको याद होगा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में NADPH प्रोड्यूस होता है। कहां से NADPH आएगा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अलावा भी एक और
क्या बोलते हैं पाथवे है जिसमें NADPH प्रोड्यूस होता है, और वो पाथवे है मैलिक एंजाइम्स के द्वारा। याद करेंगे मैलेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है क्रेब्स साइकिल में और यह मैलेट जो है अगर इसको NADH से रिड्यूस किया जाए, सॉरी NADP जो है रिड्यूस होगा अगर मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में, तो मैलेट रिड्यूस होने के बाद एक CO2 रिलीज होगा, उसके बाद ये पायरुवेट बन जाता है और एक NADPH प्लस H+ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी यह भी एक सोर्स है NADPH का, और दूसरा है सोर्स NADPH का पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये सब साइटोसोल में चल रहे हैं। मैलेट टू पायरुवेट कन्वर्जन ये साइटोसोल में होता है, ठीक है। उसके लिए मैलेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो मैलेट को आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में। तो दैट इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसी तरह एक प्रॉब्लम और होती है, क्योंकि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में जो प्रिकर्सर जो मेन कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेलोनिल के भी प्रोडक्शन होने में, ठीक है, मेलोनिल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन होने में भी एसिटाइल कोएंजाइम ए की जरूरत थी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं लाइक एनिमल सेल्स, एसिटाइल कोएंजाइम इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जली क्या एब्सोल्युटली प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, and mitochondrial inner membrane is impermeable to acetyl coenzyme A, ठीक है, क्योंकि वहीं पर एसिटाइल कोएंजाइम में फिर आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, सो इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सो दैट कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अच्छे से हो सके। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिर उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करना होगा, फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएगा, फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आएगा। ओके, उसके लिए एक शटल होता है और इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसलिए फैटी एसिड सिंथेसिस जो है एक हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एक मेलोनिल कोएंजाइम एक बनने में एक ATP खर्च होता है, लेकिन उस मेलोनिल कोएंजाइम ए के बनने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो जरूरत है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए 2 ATP खर्च हो जाते हैं, तो टोटल 3 ATP खर्च होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए इन द साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Now focus on this enzyme. This enzyme is present in the cytoplasm. of साइटोप्लाज्म में है, किस में? अभी हम बात कर रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल यू, आपके सेल्स में कहां पर है ये FAS1 एंजाइम कॉम्प्लेक्स? सारे सेल्स में है बॉडी के, एक्सेप्ट फ्यू टाइप ऑफ सेल्स, जो कि जैसे कि आपका स्केलेटल मसल में नहीं है, RBC में नहीं है, और इट इज लार्जली प्रेजेंट इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हाई अमाउंट क्वांटिटी, ओके, इन cytoplasm of hepatocytes, adipose tissues, adipocytes, hepatocytes, adipocytes, okay, it is expressed in high quantity. और उस फीमेल्स में भी, इन फीमेल्स cells of the mammary glands in lactating females तो वहां भी, क्योंकि मिल्क में फिर फैट होता है, तो वो फैट कहाँ से आएगा? ओके,
फैट बनेगा, ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए फैटी एसिड्स चाहिए, फैटी एसिड्स जो है पहले पामीटेट बनेगा, पामीटेट फिर स्टीरिएट, ओके, और भी लॉन्गर फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन बन सकते हैं। तो पामीटेट बनने के लिए FAS1 का एक्सप्रेशन जो है मेमोरी ग्लैंड्स में होता है काफी ज्यादा। तो अब देखिए इस FAS1 का 7 डोमेन। सबसे पहला है ACP डोमेन। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे चले। Yes, sir. ACP stands for acyl carrier protein. This is non-enzymatic in action, but it holds, ठीक है, with its pantothenic arm. It holds the acyl group. ये दिख रहा है आपको, पेंटोथेनिक आर्म है। और पेंटोथेनिक आर्म मीन्स क्या होता है? एसीपी प्रोटीन के अंदर एक सीरीन रेसिड्यूज में, मैंने बताया था, एक सीरीन रेसिड्यूज में, सीरीन रेसिड्यूज के साइड चेन में एक फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप से पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड के अमाइन ग्रुप से फिर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और उस मिथाइल ग्रुप से फिर एक थायोल ग्रुप है। दिस थायोल ग्रुप इज इन दैट आर्म. So this is the pantothenic arm. Pantothenic arm provides the flexibility. और ये हाईली कंजर्व, ये इवन बैक्टीरिया में भी, ई कोलाई में भी, के भी एसीपी में, ठीक है, ई कोलाई के FAS1 एंजाइम, से बैक्टीरिया में FAS2 होता है, लेकिन उसमें भी एसीपी डोमेन प्रेजेंट होता ही है। FAS1 और FAS2 में अंतर ये है कि FAS2 में कई सारे डोमेन्स होते हैं, FAS1 थोड़ा सिंपल है, उसमें कम डोमेन है, इसलिए FAS2 जो है वैरायटी ऑफ फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कर सकता है, जो कि बैक्टीरिया और प्लांट्स में है। एंड वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, वी कैन ओनली सिंथेसाइज पामीटेट और बाय दिस, एंड पामीटेट का फिर बाद में इलोंगेशन हो सकता है बाय अदर मैकेनिज्म्स, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंजाइम्स प्रेजेंट है, और ये सब साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो एसीपी जो है ये अब क्या कर रहा है? इट इज फंक्शनिंग एज शटर दैट होल्ड्स द सिस्टम, दिस होल सिस्टम टुगेदर, ओके। और एसीपी में क्या है? फोस्फोपेंटेथीन आर्म है। ये इसका फ्लेक्सिबल हैंड समझ लो, बार बार आ रहा है, ये देख लो फिगर दिख रहा है, ये कैसा है? फोस्फोपेंटेथीन आर्म। दिस इज एसाइल करियर प्रोटीन। इसका बहुत बड़ा नहीं है ये पेप्टाइड, मतलब ये डोमेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट 8800 है। तो आप समझ लो कि 110 से भागा दे दो तो कितना अमाइनो एसिड्स हो जाएगा? 8860, तो 110 से भागा दे दो तो हो गया आपका करीब 80 अमाइनो एसिड लॉन्ग, मोर और लेस, आगे पीछे हो सकता है 2 4 5। और इसमें से एक सीरीन का साइड चेन है, सीरीन में होता है आर ग्रुप क्या? CH2OH। तो OH यहाँ कंडेंस हो गया विथ ए फॉस्फेट ग्रुप, तो दिस फॉस्फेट ग्रुप, एंड दिस इज पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7, ओके, यहाँ से यहाँ तक पेंटोथेनिक एसिड है। दिस पेंटोथेनिक एसिड इज अटैच्ड टू दिस वाया सीरीन साइड चेन, एंड दिस इज कॉल्ड एज 4-फॉस्फोपेंटेथीन। विटामिन B5 होगा ना पेंटोथेनिक? विटामिन B5 है, अच्छा B5 उस दिन 6 बताए थे सर। नहीं 6 नहीं, ये 5 और 7 में से कोई एक है, मैं कंफ्यूज हूँ। 5 है सर, 5 है, 5 है, 7 बायोटीन है। 6, अच्छा 7 बायोटीन, हाँ 7 बायोटीन, दिस इज विटामिन B5 से 6 तो था वो PLP, ठीक है। तो दिस इज फॉस्फोपेंटेथीन, पेंटेथेनिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप पहले जुटा हुआ है, और उसके बाद में एक अमीन ग्रुप, और उसके बाद 2 मिथाइल ग्रुप, और उससे थायोल, तो ये पूरा हो गया 4-फॉस्फोपेंटेथीन। सो दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप।
ये सब में है, बैक्टीरिया से लेकर के इन हायर ऑर्गेनिजम्स सब में है। ठीक है, तो ये फोस्फोपेंटेथेनिक एसिड की वजह से एक फ्लेक्सिबल आर्म है, और चूंकि इस फ्लेक्सिबल आर्म पर एक एसाइल ग्रुप आगे जाकर के अटैच होगा, इससे लटकेगा, और यही आर्म जो है, इस आर्म को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि कभी एसाइल ग्रुप के आर डोमेन पर होगा, कभी ई आर डोमेन में जाएगा, कभी डीएच डोमेन से टच होगा, कभी के एस डोमेन से टच होगा, कभी मैट डोमेन से टच होगा। ठीक है, तो इसलिए इस आर्म को फ्लेक्सिबल होना जरूरी था, कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, और इन द पूरे स्टेप में, जैसे फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन में ये फ्लेक्सिबल आर्म विल बी प्रेजेंट इन दिस डोमेन, के एस डोमेन। उसके बाद रिडक्शन होगा तो ये के एस आर्म चला जाएगा के आर डोमेन में, फर्स्ट रिडक्शन इवेंट रिएक्शन के लिए। फिर उसके बाद डीएच डोमेन में जाएगा, फिर सेकेंड रिडक्शन के लिए ईआर डोमेन में जाएगा, फिर बाद में एसाइल ग्रुप ट्रांसफर होने के लिए फिर मेलोनिल एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी रिडक्टेज इस डोमेन में जाएगा, मैट डोमेन से इंटरैक्ट करेगा। ओके, तो देख लीजिए क्या क्या नाम है। एसीपी डोमेन आप समझ गए इसका, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसलिए ये ग्रोइंग फैटी एसाइल चेन को सरफेस ऑफ द फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पर इसको पकड़ के रख रहा है एसाइल ग्रुप को। ओके, और एक एंजाइम के एक्टिव साइट से दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर इसको एक, जैसे ये सब एंजाइम ही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इस डोमेन में, तो एंजाइम है, इस एंजाइम का काम पूरा हुआ, दूसरा एंजाइम पर ले गया। ओके, के आर डोमेन का काम पूरा हुआ, डीएच डोमेन में ले गया, डीएच डोमेन का काम पूरा हुआ, ईआर डोमेन में ले गया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है पेंटो किससे, 4-फॉस्फोपेंटीथीन से, जो कि बना हुआ है पेंटोथेनिक एसिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और एक अमीन ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, और उससे फिर थायोल ग्रुप अटैच्ड। इतना समझ में आया एसीपी डोमेन? आगे चले। यस सर। अब जो है इस स्टेप को हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको फिर समझ में आ जाएगा इसके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट होने के लिए नाम समझ देख लीजिए डोमेन्स का नाम पहले। के आर डोमेन स्टैंड्स फॉर बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज। वन सीक्वेंसली अगर देखो तो इसके बाद एक्शन आता है फर्स्ट कंडेंसेशन, वो है के एस डोमेन का, दैट इज बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज, इसका पूरा नाम हो गया इस डोमेन का। एंजाइमेटिक है इसलिए सिंथेज, बीटा कीटो एसाइल एसीपी। ठीक है, एसाइल ग्रुप अभी भी एसीपी के साथ अटैच है, सो प्रोडक्ट का नाम है बीटा कीटो एसाइल एसीपी, और क्या है वो, बीटा पोजीशन पर कीटो है। फिर के एस के बाद आता है एक्शन के आर का, फिर उस के आर का फुल फॉर्म है बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज, फर्स्ट रिडक्शन हुआ, फिर देन क्या होता है, फिर डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो उसका नाम है दिस डीएच डोमेन इज बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। देन द सेकेंड रिडक्शन इवेंट इनोआइल एसीपी रिडक्टेज। ठीक है, और मैट डोमेन है, यह एसाइल और मेलोनोइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ऑन डिफरेंट थायोल ग्रुप्स। तो ये मेलोनोइल एसिटाइल कोएंजाइम है। Point to be noted here that two thiol groups are important here. One thiol group which is attached to this 4-phosphopentythene, and the second thiol group which is present in the KS domain. Okay, and this thiol group is present in the cysteine side chain. This thiol group is of the cysteine side chain. कितना समझ में आया? आगे चलें। यस सर।
अब देखिए पहले क्या हो रहा है, दिस स्टेप इज क्लियर, नाउ सी दिस। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर। यस सर ऑन। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंडेंसेशन होने से पहले क्या आवश्यकता है। यह दोनों थायोल ग्रुप, एसीपी वाला थायोल ग्रुप और केएस डोमेन वाला थायोल ग्रुप, दोनों थायोल ग्रुप चार्ज्ड हो विथ एसाइल ग्रुप। जब हम एसाइल बोलते हैं तो इसका मतलब है एक कार्बन चेन, एनी कार्बन चेन। अब उसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन हो सकता है, ठीक है। एसाइल इज ए कॉमन टर्म। और जब एसीटाइल बोलते हैं तो दैट मीन्स 2 कार्बन ओनली। तो एसाइल का हो गया एसीटाइल, छोटा भाग। एसीटाइल मीन्स 2 कार्बन, ओके। मेलानोइल मीन्स 3 कार्बन। और जब हम एसाइल बोलेंगे तब उसका मतलब हो गया 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ब्यूटाइल बोलेंगे देन दैट मीन्स 4 कार्बन, ओके। आगे चले, एसाइल और एसीटाइल में कंफ्यूज नहीं करोगे। अब एसाइल हम एसीटाइल को भी कह सकते हैं, मेलानोइल को भी कह सकते हैं और ब्यूटाइल को भी कह सकते हैं, ओके। यस सर। ओके, देखिए पहले तो क्या जरूरी है, दोनों थायोल ग्रुप केएस डोमेन वाला और एसीपी डोमेन वाला दोनों चार्ज्ड हो, ठीक है। और किसके साथ चार्ज हो, करेक्ट एसाइल ग्रुप के साथ। अब हम बोल रहे हैं करेक्ट एसाइल ग्रुप, दैट मीन्स केएस डोमेन वाला जो है वो चार्ज होगा अगर ये अभी पामिटेट का सिंथेसिस शुरू ही हो रहा है, अभी एक पहला कार्बन जुटने वाला है, तो केएस डोमेन का थायल ग्रुप विल बी चार्ज विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसीपी ग्रुप का थायल ग्रुप विल बी चार्ज विथ मेलानोइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो केएस डोमेन के थायल ग्रुप पर एसिटाइल कोएंजाइम एक कंडेंस करेगा वहां पर, तो एसिटाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर्ड देयर, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, देखिए आप यहां, दिस एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड। और मेलानोइल और एसीपी के थायोल ग्रुप पर मेलानोइल कोएंजाइम एक कंडेंस करेगा, तो कोएंजाइम में निकल गया, फिर मेलानोइल जैसे यहाँ पर कंडेंस हुआ, कोएंजाइम में निकल गया, एसिटाइल ग्रुप गया, और वहां पर एसीपी ग्रुप के थायोल पर मेलानोइल ग्रुप विल बी प्रेजेंट, विल बी अटैच्ड, ओके। लेकिन यहां पर भी एक कैच है। सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए transfers its acetyl group to the thiol group of this ACP and then, और इस सब एक्टिविटी, अब देखिए ये मैट डोमेन इंपॉर्टेंट है, मेलानोइल और एसिटाइल कोएंजाइम में एसीपी ट्रांसफेरेज इसका नाम है। जब भी मेलानोइल कोएंजाइम में से मेलानोइल ग्रुप का या एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा केएस एसीपी डोमेन या केएस डोमेन में